Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are doing the animal cell series. We have already completed the plant cell and related structures in plant ecosystem. Now we are continuing with the animal cell. First, Robert Hooke discovered the coined the term cell in 1665. It was during the Renaissance period, 16th century, 17th century. Then Robert Brown discovered cell nucleus, 1831, during the phase of industrial evolution and enlightenment. So this showcases the rise of scientific temper and mindset in the European countries during those two period. उसी समय ये हुआ 1839 के अंदर एक और फिर आया प्रेजेंट द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cell and the cell is a basic unit of life. Skeldon and Schwann 1839. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में, उसके पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आया था. It was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its organelle. Organelle मतलब structure inside the cell. So animal cell, we have already discussed the plant cell, chloroplast, thylakoid, फिर उसके बाद ये वैक्यूल, सबसे बड़े वैक्यूल होते हैं इसके अंदर में, राइबोसोम, ग्रैनुलर पार्ट, सेल वॉल, endoplasmic reticulum, smooth and rough. Rough endoplasmic reticulum has ribosome attached to it, plasma membrane and cell wall, mitochondria, lysosome, suicidal bag. तो ये प्लांट सेल डिस्कस किए थे विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल. तो पहले ही बार इसमें सेल वॉल नहीं रहेंगे. और यहाँ पर जो एनिमल सेल है इट इज यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक. वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसके अंदर में. और द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल हैव अ डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये हेल्प करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द reproduction of the cell, cell division, and also synthesis of protein and other chemicals. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ग्रैनुल पार्ट, लाइसोसोम, सेंट्रियोल. लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वैक्यूल छोटे से होते हैं इसमें, सेल वॉल नहीं होते एज कंपेयर टू प्लांट सेल, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, फिर न्यूक्लियस एंड गोल्गी apparatus. सबके बारे में पढ़ सकते हैं एक बार. तो अगर एक एक का देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. और एक तरह से इट हेल्प्स सेल एंट्री ऑफ द, मेम्ब्रेन ही है। हाँ सेल मेम्ब्रेन वही हुआ. और इट हेल्प्स हम्म, टू ट्रांसफर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स फ्रॉम ईच सेल. बाहर से अंदर भी आ सकता है, नीचे अंदर से बाहर भी आ सकते हैं. इट मेंटेन्स द शेप एंड प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन सेल के अंदर में जो रहते हैं उसको. तो एक ये हो गया जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें होता है एनिमल में, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं प्लाज्मा प्लांट सेल के अंदर में. तो ये होता है प्रेरणा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज है। हाँ सेल मेम्ब्रेन अंड, साइटोप्लाज्म हाँ जो पूरा अंदर कंटेंट फ्लूइड होता है होते हैं. वो अलग चीज है। हाँ, वो फ्लूइड है। फ्लूइड हो गया साइटोप्लाज्म. दोनों में। हाँ। दोनों में होता है. उसमें वाटर हम्म, होता है मोस्टली, ऑर्गेनिक हाँ, जेल लाइक इनऑर्गेनिक. सब्सटेंस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा, ताकि वो जो अंदर ऑर्गेनेलीज है वो सेटल्ड रहे, इधर उधर मतलब शिफ्ट ना हो ज्यादा। हम्म. अब इसके अंदर में न्यूक्लियस सबसे ज्यादा बीच में जो हो गया न्यूक्लियोलस है. ये वाला पार्ट न्यूक्लियोलस हो गया. और न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म इसके अंदर में होगा, ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर में होगा, न्यूक्लियस के अंदर में होगा. हाँ, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि सेल का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो ब्रेन होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। तो इसी में ही जो पूरा डीएनए कंटेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। वो नीचे पढ़ेंगे।
बट ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मतलब सेल का। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो सिर्फ यही हम्म। दिखाई देता है। जब हम स्टेन करते हैं तो सिर्फ न्यूक्लियस ही है जो विजिबल होता है, अपार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से हम्म। हल्का सा शेड आता है, उसके अकॉर्डिंग पता लगता है। तब फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ, फिर बाकी के जो ऑर्गेनेलीज है वो अच्छे से दिखाई देने लगे। हाँ, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर में भी क्रोमोसोम होता है। दे कैरी द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन इसके अंदर में। ओवरऑल जेनेटिक फॉर्मेशन में हेल्प करता है न्यूक्लियस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग एक लाइन में बोला जाए तो पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इट प्रोड्यूसेस रिच मॉलिक्यूल्स दैट इज कंज्यूम बाय द सेल। सेल के लिए एक फ्यूल हाउस है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जनरेशन होता है। एटीपी करेंसी होती है इसकी, जैसे एनर्जी। हाँ, एटीपी। और डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है ना, दो जगह होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है डीएनए स्ट्रक्चर। हाँ। हम्म। और इट हेल्प्स इन और एक प्रोटीन और में भी सिंथेसिस। था सर। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में। तो राइबोसोम। राइबोसोम ग्रैन्युलर पार्ट, ग्रैन्यूल जैसे रहेंगे राइबोसोम। ये डॉट डॉट जो सामने में है। और ये साइटोप्लाज्म में रहेंगे या फिर वो आउटर बॉडी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके भी रह सकते हैं। तो स्मूथ और रफ, तो रफ वाले में राइबोसोम रहते हैं ओवरऑल। और वो दे आर कंपोज बाई आरएनए एंड डीएनए। तो हम लोग बात कर लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और राइबोसोम के अंदर में हो गया। उनका काम होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करें। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी है एक तरह से। वो जो एनर्जी बनाते हैं वो सेल यूज करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िए। अब गोल्गी अपैरेटस के बारे में बात करते हैं। गोल्गी अपैरेटस यहाँ पर है, ये वाला पार्ट। और अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनमें भी डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। हम्म। प्लांट सेल। हाँ, तो इसका काम क्या है गोल्गी अपैरेटस का? तो इसका एक काम है कि वो ट्यूबुलर कनेक्शन है, स्टैक है पर सेल के हिसाब से। आप अगर फंक्शन देखोगे इसमें सामने में दिया हुआ है। अब उसका फंक्शन ये है कि सिंथेसिस ऑफ सेवरल केमिकल्स। और प्रोटीन सिंथेसिस उतना नहीं होता है इसमें, कम होता है एज कम्पेयर टू बाकी सबसे। पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, वन ऑफ सिंथेसिस अदर केमिकल्स का, ये केमिकल्स का नाम है, एक सेकेंड। ग्लाइकोसिपिड एंड सिंप्रोमाइसिन, जरूरत नहीं है इसका नाम। इट पैकेजेस इनटू द मेम्ब्रेन्स एंड वेसिकल एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस डेस्टिनेशन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट भी करता है बाकी सेल ऑर्गेनल में। इसका दे आल्सो पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्गी apparatus। और कुछ बोलना है फ्रेंड ना इसमें? लाइसोसोम सुसाइड बैग्स होते हैं सेल के, यानी अगर कोई फॉरेन ऐसे माइक्रोब ऐसे कुछ अटैक कर देते हैं सेल को, तो ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सुसाइड बैग्स होते हैं लाइसोसोम। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला पावर हाउस, ऐसे ही लाइसोसोम सुसाइड बैग्स। और ये एक्सक्रीशन के काम में भी हेल्प करते हैं, ये सेल का जो लाइसोसोम। एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट होता है। हाँ। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये हम्म। हेल्प करते हैं और जो रिमूव करते हैं डाइजेस्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेल ऑर्गेनल। और डेड एंड डैमेज सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो लाइसोसोम का मेन काम यही रहता है। तो अब बात करते हैं स्पीड में कि
गोल्गी apparatus से काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। इंटर सेल एक तरह का RRTS है सेल के अंदर में, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो भी मिनरल्स होगा प्रोडक्शन बाय द ईच एंड सेल ऑर्गेनेल वो ट्रांसपोर्ट करेंगे यहाँ से वहाँ, वहां से, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वैसे ही बना हुआ है। लाइसोसोम का बात कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जैसे पावर हाउस ट्रांसफार्मर, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल के हिसाब से। न्यूक्लियस हो गया ब्रेन प्रॉपर, वो हेल्प करते हैं कैसे सेल डिवीजन हो किया जाए। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक होता है जो बॉडी का, वो आने वाले जनरेशन को कैसे दिया जाए, और वो कंट्रोल करता है एक्टिव रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द सेल न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन वो एंट्री एग्जिट को देखते हैं, CISF से काम करते हैं, एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम अदर सेल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। और साइटोप्लाज्म एक बफर, जेल टाइप बफर है, बाकी जगह आपस में टकराया नहीं, और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं पूरे सेल को, सेफ्टी नेट। अब एक लास्ट जो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स विद इन दैट साइटोप्लाज्म। यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क है। इसका काम है कि ओवरऑल फ्रेमवर्क देना पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर को, स्केलेटन है सेल के लिए। इसका काम है कि रिमूव करना लिपिड और एक वेस्ट मटेरियल को रिमूव, एक तरह से समझ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेप भी वैसी ही है, और एक तरह इंटेस्टाइन एक तरह से बॉडी के लिए, तो इस सेल के लिए इंटेस्टाइन रिमूव भी करना, डिटॉक्सिफाई भी करना, हटाना भी। और लास्ट में लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग है, क्योंकि वो वेस्ट को खत्म करते हैं, सेल के वेस्ट को, ओल्ड जो सेल डेड हो जाते हैं उसको भी एक तरह से डाइजेस्ट कर पाता है, उसके अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। आप कुछ पूछना है डिटेल में ले लिए इसको। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। मानसी प्रवेश। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि एनिमल सेल कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। हाँ, वो प्लांट सेल होगा। हम्म, प्रवेश। हाँ ठीक है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बात कर लिए, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में दिखा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड एंड प्रोटीन्स। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही वो मटेरियल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेते हैं, और एक तरह से लिखा हुआ है कि एंडोसाइटिस मतलब कि एंडो इंटरनल, साइटो मतलब सेल, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर एक तरह से। डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ कुछ ही केमिकल्स अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बोथ इनवर्ट आउटपुट। Some of the substances that such as CO2, oxygen can move across the cell membrane by process of diffusion. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। डिफ्यूजन कैसे काम करता है, एक एग्जांपल डिफ्यूजन का, पहले कम जगह होता है, धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्शन होकर ओवरऑल डिफ्यूज हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लो को बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपो हाइपर, गुस्सा हाइपर, तो हाई कंसंट्रेशन। तो जैसे ये लंग्स में भी ऐसी एक्सचेंज होता है, जब आप एक्सेल करते हो तो बॉडी के अंदर में, लंग्स के अंदर में सैक बनता है, एयर सैक, तो वहाँ कंसंट्रेशन लो होता है, तो देयर इज डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स, एयर सैक विद इन द लंग। फिर आप जब इनहेल करते हो तो ऑटोमेटिकली वो डिफ्यूजन, आप एक्सेल करते हो तो फिर वो चल जाता है बाहर, आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन अंदर में आता है, हाई रिच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गया तो डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में फिर, तो इसलिए ये डिफ्यूजन में काम करता है। ये एयर सैक हो गया ओवरऑल। डिफ्यूजन में मेनली यही याद करना है कि जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगी वहां से जो लो कंसंट्रेशन होगी वहां पे ट्रैवल करेंगे। और ये सब जो है ये इसके एप्लीकेशन या चीजें बता रखी हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके से ये होता है। और हम्म। सेल मेम्ब्रेन का भी, हम्म। जैसे निमोनिया में जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एल्वियोलाई में, तो तो फिर उसमें वो कम हुआ डिफ्यूजन। डिफिकल्टी क्रिएट करता है। निमोनिया में हम्म। स्मोकिंग कंडीशन है, उसके कारण जो लंग में प्रॉब्लम आती है, ये बात है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर लीजिए, सेंटर ऑफ सेल
एक बार पढ़ लो एक बार। न्यूक्लियोलस उसके अंदर सेंटर हो गया, कंट्रोल सेंटर है, बात कर लिए नर्वस सिस्टम है ओवरऑल सेल का, कैसे रेगुलेट करे, कैसे चलाए, तो न्यूक्लियस काम करता है। सेंट्रल रोल है सेलुलर रिप्रोडक्शन, सिंगल सेल डिवाइड्स इन फॉर्म टू न्यू सेल। Nuclear membrane is also porous, allows the movement of material between the cytoplasm and inside the cell. प्रोटोप्लाज्म क्या है? इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हाँ, ये नाम बस है। इसका मतलब साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रेरणा। हाँ, लेकिन यहाँ हम्म। पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, हाँ, तो न्यूक्लियोप्लाज्म ओवरऑल की प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक। प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियोइड, ये क्या है? सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियोलाइड एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओवरऑल क्रोमोसोम कहाँ कहाँ पे होता है? डीएनए स्ट्रक्चर इन द सेल, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियस के अंदर में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्गी अपैरेट माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इतने जगह में होते हैं। डीएनए के पास जीन होता है, इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड ये जी एक एग्जैक्ट फोटो अब समझ में आएगा। गोल्गी अपैरेटस ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ से आरटीएस याद हो गया, लाइसोसोम सुसाइटल बैग, साइटोप्लाज्म हो और गया पूरा। हाँ बोलो। और शिव भैया, राइबोसोम्स डीएनए कंटेंट कैरी नहीं करते। नहीं, ये मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि राइजोसोम्स कंटेन करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। तीन बोला था, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कंफर्म कर दो। आर डीएनए, आरएनए, आरएनए कंसिस्ट आर करता है, डीएनए, डीएनए। आरडी। आर डीएनए मतलब होता है कि डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल डीएनए कंसिस्ट ऑफ टेंडामेंटली रिपीटेडली array of 4 and 5 जीन। तो है इसमें। हाँ, बोल सकते फिर तो है। राइबोसोमल डीएनए है प्रेरणा। तो इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, सुसाइटल बैग, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम है कि इन डिटॉक्स करना पूरा सेल बॉडी को, वेस्ट मटेरियल को फेंकना, डिटॉक्स करना। तो अब आइडिया हो गया, बेसिक चीज क्लियर हो गई। लिविंग बीन क्या है? ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली। ये ले लो प्रेरणा एक बार, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये नेम से पता लग रहा है, जैसे एनिमिलिया हो गया, यानी कि एनिमल से रिलेटेड, प्लांट हो गया, फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा मतलब सबसे जो बेसिक होता है, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होता है तब हमें ग्रोथ दिखाई देती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं ऑर्गेनिज्म के। प्रोटिस्टा एक्वेटिक हैबिटेट्स के लिए से बात कर रहे हैं, यूग्लिना, फ्लैगेलेट्स एंड प्रोटोजोआ। यानी कि सेल पे जैसे एक्सटर्नल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे सिलिया वगैरह प्रेजेंट होता है सेल की बॉडी के ऊपर में, तो धीरे धीरे ये एवोल्यूशन दिखाता है मोनेरा से प्रोटिस्टा में। उससे फिर ट्रांसपोर्ट में, ग्रैप क्रिएट करने में हेल्प करता है। और फंजाई की एग्जांपल तो यही मशरूम्स एक्सेट्रा। ओके। यही है, इसमें क्या बात कर दूं। मोनेरा, प्लोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमिलिया। प्रोका ये ले लो एक बार। प्रोकैरियोटिक और न्यू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में बस याद रखना है कि इसमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल रहेंगे, उसमें नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्ट, और यहाँ पर यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया, मोनेरा। सबसे ज़्यादा पुराने वही रहेंगे, ये यूकैरियोटिक न्यू रहेंगे। यूनिसेलुलर रहेंगे, लेस कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स, मल्टीसेलुलर।
सेल वॉल रहेंगे, इसके अंदर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनेल यूजुअली नन, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप से रहेंगे, स्पेशलाइज रहेंगे। न्यूली फॉर्म्ड है, ज़्यादा स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स रहेंगे। मेटाबॉलिज्म मोस्टली एरोबिक, तो यहाँ मोस्टली लिखा है, एग्जाम में ओनली लिख देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अनएरोबिक एंड एरोबिक डाइवर्स है। कॉम्प्लेक्स डीएनए स्ट्रैंड रह सकते हैं। सर्कुलर स्ट्रक्चर्ड डीएनए इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस में होते हैं मोस्ट, न्यूक्लियोइड रीजन में। मोड ऑफ डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस, ये डिटेल में ले लेंगे, यहाँ फिशन का बात हो रहा है। ठीक है। यूकैरियोटिक में कंप्लीट सेल, सब उनके पास सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। एनिमल प्लांट सेल एग्जाम्पल, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन। प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है उनका, न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन रीजन साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको। यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया सेल इज 0, ऑर्गेनल रहते ही नहीं। स्मॉलेस्ट नोन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज माइकोप्लाज्मा, ये बस याद रखो, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ले लिए। जनरली स्मॉल न्यूक्लियर एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट इसमें होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, प्रेजेंट। सेल डिवीजन फिशन, इसमें माइटोसिस और मियोसिस। जहाँ से देखो ये मेनली वो पूछता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस। और एक आई जस्ट रिमेम्बर दिस इंफॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया होता है आर्क बैक्टीरिया। तो मतलब जो ये थर्मल के बहुत ज्यादा हाई डिग्रीज के नेचुरल होते हैं, वहां पर मिलता है ये बैक्टीरिया, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर्स पे भी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दे कैन सर्वाइव इन लाइक थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज ऐसा कुछ, तो फिर हाँ एग्जाम्पल है इसका आर्क बैक्टीरिया। हम्म। फिर ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक। डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, यूकैरियोटिक में हैव। ठीक है। गोल्गी apparatus ले लिए, जाइसोम ले, वेस्ट डिस्पोजल गोल्गी apparatus सिस्टर्न है, कनेक्शन विद द ईआर। गोल्गी apparatus में आप ट्रांसफर करते हो, लिखा हुआ है स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इन वेसिकल, दे चुके हैं इसको। फॉर्मेशन में लाइसोसोम बनाता है, लाइसोसोम वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म है, सुसाइड बैग बोलते हैं क्योंकि वो खुद के सेल को, जो डेड सेल है उसको डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि इस पर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसके ओन सेल। जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी ले ले, पावर ऑफ स्ट्रक्चर, पावर हाउस ऑफ सेल। एटीपी होता है, इज इलेक्ट्रिसिटी, वही बोले कि पावर प्लांट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। कुल मिला के मेटाबॉलिक पाथवे lead to the more complex structure from a simple structure. Acetic acid becomes cholesterol, या फिर सिंपल स्ट्रक्चर टू फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड। पहले वाले को बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे, सेकेंड वाले को बोलते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक में इट कंज्यूम्स एनर्जी, दूसरे वाले में रिलीज ऑफ एनर्जी। हाँ ऑब्वियस बात है, क्योंकि पहले वाला में स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें आपको एडिशन करना है, तो एनर्जी आउटपुट चाहिए, ज्यादा चाहिए एनर्जी, ताकि आप दूसरे दूसरे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में आप कन्वर्ट करोगे। तो बना रहे एसिटिक, हैं ना, हाँ बना रहे हो रिएक्शन उसमें, हो रहा है, हाँ तो बना इसलिए रहे एनर्जी लग चाहिए, रही है। हाँ। मतलब तोड़ रहे हैं तो जैसे फिजन में होता है, अगर वैसे समझे तो फिर एनर्जी क्रिएट हो रही है ज्यादा। वैसा नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं ना, ना। ये वाला बोल सकते हैं कि आप बना रहे हो, जोड़ रहे हो, हाँ। तो फिर आपको एनर्जी चाहिए, और उसमें तोड़ रहे हो, टूट रहा है, तो फिर डिग्रेडेशन क्रिएट। हो रहा है, तो क्रिएट रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर, इसलिए जो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है स्केलेटल मसल में, तो एनर्जी इज लिबरेटेड, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं इसको।
Most important form of energy currency in system is bond energy in a chemical called adenosine triphosphate ATP. बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड का ब्रेकिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए। हर एक जो केमिकल एनालिसिस में देखोगे कि हर एक एसिटिक एसिड COOH, COO डबल O और साइड में OH ऐसे जो रहता है उसको फिर आप तोड़ सकते हो, तो बॉन्ड एनर्जी इसको बोलते हैं ATP। एनिमल टिश्यू, यहाँ से हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात कर लिए। ओवरऑल हर एक ऑर्गेनेल का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अभी है कि एनिमल टिश्यू, ब्लड एंड मसल इंपॉर्टेंट टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। एपिथेलियल मतलब होता है ऊपर के प्रोटेक्टिव सरफेस, स्किन, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, वेसल, लंग, alveoli, kidney tubules are made up of epithelial tissue. सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं और ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब स्वेटिंग होता है तो वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया, तो इसीलिए इसका एग्जांपल है। सिंपल और कंपाउंड होता है इसमें। सिंपल मतलब सिंगल लेयर होता है, कैविटीज, डक्ट्स ट्यूब के अंदर में। हम्म जैसे सिंपल वहां पर भी होता है फॉर डिफ्यूजन बाउंड्री में, ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग, जो हम लोग शुरू में डिस्कस किया डिफ्यूजन कैसे होता है विद द एक्सेलेशन एंड इनलेशन के समय में, बॉडी के अंदर में, लंग्स के अंदर में, डिफ्यूजन बाउंड्री। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स दिया हुआ है, उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। एपिथेलियम सेल, बस इतना पता होना चाहिए कि एपिथेलियल सेल क्या होता है ओवरऑल। अब कंपाउंड वो सिंपल पढ़े थे, एक लेयर होता है उसमें, इसमें मल्टी लेयर सेल होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। इट मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इनर लाइन डक्ट ऑफ saliva gland, pancreatic ducts, these are tight adhering and gap junction। एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से अलग करने के लिए काम आते हैं। गैप जंक्शन facilitate the cell to communicate with each other, connecting the cytoplasm as of adjoining cell, rapid transfer of ion, small molecules and sometimes big molecules। दोनों में डिफरेंस, कंपाउंड एपिथेलियन और सिंगल एपिथेलियल सेल जो ऊपर में पड़े। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल, लाइनिंग करने के लिए होता है सिर्फ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, लिमिटेड रूल होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, ये बस अपना। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव नाम में ही है, स्पेशल फंक्शन होता है कि आप जो ऑर्गन होता है और बोन होता है उससे जो कनेक्शन होता है उसको मूवमेंट करने के लिए हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के बाकी जगह। यहाँ दिया हुआ है कनेक्टिव टू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल सीक्रेट फाइबर और स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल कोलेजन। तो ब्लड में कोलेजन नहीं होता है, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। These fiber provide strength, elasticity and flexibility to tissue। लूज कनेक्टिविटी और डेंस कनेक्टिविटी। जैसे कार्टिलेज मतलब हाँ, प्रेजेंट होता है नोज दोनों में में, तोड़ दिया ईयर्स गया। में, मूव कर कनेक्टिव सकते टिश्यू हैं। की बात कर दिया, डेंस और लूज कर दिया। डेंस में मतलब होता है कि टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, बोन से कनेक्टिविटी होता है मूवमेंट ऑफ द बोन के लिए, वो हो गया डेंस कनेक्टिविटी टिश्यू। कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो और ये टेंडन लिगामेंट्स और अटैच, हाँ। टेंडन्स का डिफरेंस भी, कि टेंडन्स में मसल टू बोन होता है कनेक्शन, और लिगामेंट्स में बोन टू बोन ये बीपीएससी पूछा कनेक्शन। था इसी साल, दोनों में डिफरेंस, हम्म टेंडेंस एंड लिगामेंट में, तो ये गलत हुआ था। हम्म। टेंडेंस मतलब होता है मसल टू बोन, लिगामेंट होता है वन बोन टू अनदर। ठीक, स्मॉल डिफरेंस लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। लूज कनेक्टिविटी, ये बता दो एक बार प्रण। लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड, सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथिल।
ये वही जैसे फैट स्टोरेज वगैरह हो गया, जो टिश्यूज के साइड में, जो मतलब टिश्यूज के अंदर जो स्पेसेस होती हैं उनमें जो प्रेजेंट होता है, उसकी बात हो रही है। इसका मतलब ऊपर में ये जो एपिथेलियल सेल हो गए, ऊपर में स्किन हो गए, तो स्किन के अंदर में जो टिश्यू हो जाएंगे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएंगे। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होंगे जो हाथ का मूवमेंट है, जैसे आप जब बंद को ओपन करते हो फिस्ट को, तो टेंडन और लिगामेंट का जो रोल है उसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू आ जाएंगे। तो फैट के लिए जो फैट स्टोरेज होता है विनिथ द स्टमक, या फिर आप बात करोगे विनिथ द स्किन, वो एडिपोज टिश्यू हो गया। और एक तरह इट इज स्पेशलाइज टू स्टोर फैट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिखा हुआ है, फाइब्रोब्लास्ट सीक्रेट फाइबर के लिए होता है, माइक्रोफेजिस व्हाइट ब्लड सेल को काम करने के लिए। तो दोनों में फर्क क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मूवमेंट ऑफ द माइक्रोफेजिस, ताकि आपका कोई इन्फेक्शन हो अगर स्किन के ऊपर में तो कैसे रिएक्ट करे उसके ऊपर। तो स्किन के अंदर में होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू। स्किन हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, स्पेशलाइज्ड हो गया। कार्टिलेज पता ही है कि लैरिंग्स, ट्रैकिया, ईयर जॉइंट, नोज। बोन्स का कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड तो इसमें। बोन मैरो इसके अंदर में होता है। बोन मैरो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, बोन मैरो से प्लाज्मा प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है बोन मैरो से। फिर इसको कार्ट सेल थेरेपी, मानसी, CRT वाला, उसी को यूज किया जाता है बोन मैरो। एक यहाँ से उठाया जाता है, yes, एक और एक एम्ब्रियो से उठाया जाता है। दो कॉन्सेप्ट आ गया इसमें। हाँ, 2 हमने डिस्कस करे थे। yes. अब लिखा हम लोग लिगामेंट और टेंडन के बीच में डिफरेंसेस पढ़ लिए। टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, उसके बीच में जो टिश्यू होगा वो लिगामेंट, और मसल और बोन के बीच में टेंडन होगा। फाइब्रस टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या क्या होता है तो इसमें इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा होता है, यही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसी को दिया गया था कोविड-19 के समय में, प्लाज्मा बॉडी के अंदर में। मोस्टली वाटर होते हैं, RBC होते हैं, हेमोग्लोबिन, और वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट द डिजीज करने का। प्लेटलेट फेमस है, डेंगू से रिलेटेड केसेस प्लेटलेट चेक होता है। अप्रॉक्सीमेटली 120K से, मतलब 1,20,000 से ऊपर होना चाहिए जनरली, 2.5 लाख के आसपास प्लेटलेट काउंट। RBC हेमोग्लोबिन में 15 से नीचे, 8 से ऊपर होना चाहिए, 8-9 से ऊपर। WBC 6,000 के आसपास होना चाहिए, 6,000-10,000 के आसपास। और प्लाज्मा का ऐसा नहीं पता। सर्कुलेटिंग फ्लूइड है दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। एरियल ऑल्सो कनेक्टिविटी। आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है। हाँ, और 3 महीना। जो हम्म नहीं, 3-4 महीना। जहाँ पे मतलब जहाँ पे उनकी मतलब डेथ, या मतलब जहाँ पे वो एंड में जाते हैं उसको स्प्लीन बोलते हैं। ये एक ऑर्गन होता है मतलब बॉडी में बीच में। ठीक है। और एरियल डब्ल्यूबीसी का लाइफ टाइम कनेक्टिविटी 3 से 4 दिन का होता है। कम होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक काम है ना, कि कहीं पर अगर चोट लगा WBC हरकत में आ जाते हैं। और वो अब तो एक बार दे दिया कि ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू हो गया, स्किन के नीचे में जो टिश्यू रहते हैं उसमें WBC होते हैं। यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू में यहीं पर माइक्रोफेजेस, यहीं पर फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर ऊपर में देखना कि एक ब्लैक कलर का जम जाता है ऊपर में, तो आई थिंक ये WBC का कमाल है। तो स्पेशलाइज पढ़ लिए, ये कल ले लेंगे जूलॉजी वाला। ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट session on zoology due to Ansarkari.